ये है शांति देवी, जिनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में। अब अपने बर्थ से लेकर 3 साल तक उस बच्ची का बिहेवियर एक नॉर्मल बच्चे जैसा ही था, पर जब वो 9 साल की हुई तो वो अपने माँ बाप से बच्चों वाली बात करने के बजाय अपनी पास्ट लाइफ यानी कि पिछली जिंदगी के बारे में बात करने लगी। वो बताने लगी कि उनका असली घर, असली माँ बाप, असली परिवार और इवन अपना पति भी है, जो कि दिल्ली से 75 माइल दूर मथुरा में रहते हैं। शांति देवी के अकॉर्डिंग उनका रियल नाम लुगड़ी देवी था। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि उन्होंने अक्टूबर 1925 में एक बेटे को जन्म दिया और उसके बस 10 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। वो अपने पिछले जन्म से रिलेटेड बहुत ही एक्यूरेट चीजें बताने लगी जो सच साबित होने लगी। एंड ये केस इतना ज्यादा फेमस होने लगा कि जब ये बात महात्मा गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 15 लोगों का एक कमीशन बना दिया। बट आगे जो होता है वो सच में शॉकिंग था। मैं इसको वीडियो में आगे बताऊंगा। बट सी, ये कोई पहला ऐसा केस नहीं था जहाँ पे किसी ने क्लेम किया था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। पाइथागोरस जो कि एक फिलोसोफर और ग्रेट मैथमेटिशियन थे, प्लेटो जो कि एक महान फिलोसोफर थे, इनके जैसे कई महान और वेल एजुकेटेड लोगों ने भी ये क्लेम किया था कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। इतना ही नहीं, इनके अलावा भी ऐसे हजारों केस भरे पड़े हैं और यूजुअली आते रहते हैं जहाँ पे लोग प्रूफ के साथ ही क्लेम करते हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। तो क्या सच में पुनर्जन्म पॉसिबल है? पुनर्जन्म क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? पुनर्जन्म के बारे में साइंस क्या कहता है? इसकी सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म कहते किसे हैं। देखो, ये एक विश्वास है कि हमारी आत्मा मौत के बाद फिर से जन्म लेता है किसी दूसरे बॉडी में, अलग जगह, अलग माँ बाप, बट जो आपकी आत्मा है यानी कि सोल वो सेम रहती है। रीइंकार्नेशन इस वर्ड का मतलब ही है री इनकारनेट, मीन्स रीबर्थ इन न्यू बॉडीज, एंड इसको ही संस्कृत में पुनर्जन्म कहते हैं। अब ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, इसका सबसे पहला जिक्र एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट बुक उपनिषद में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये उपनिषद 700 BC से 300 BC सेंचुरी के आसपास लिखा गया था, जिसमें कर्मा के बारे में बात किया गया है, जो ये कहता है कि इस लाइफ में हमारे एक्शंस हमारी नेक्स्ट लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करेंगे, जहाँ पे नेक्स्ट लाइफ का मतलब पुनर्जन्म से ही है। ऐसे ही 6th सेंचुरी BC के आसपास एंशिएंट इजिप्ट और ग्रीस में लोग ये मानते थे कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा खत्म नहीं होती बल्कि किसी और शरीर में चली जाती है। जहाँ तक कि एंशिएंट इजिप्ट में लोग ये भी मानते थे कि इंसान का एक और रूप होता है जिसको का कहते हैं। का इंसान के जैसा ही दिखता है लेकिन उससे अलग होता है। का इंसान की जिंदगी का शक्ति या एसेंस होता है जो कि मौत के बाद भी जिंदा रहता है। एंड ये का इंसान के फिजिकल बॉडी को आफ्टर लाइफ में फिर से जिंदा कर सकता है अगर उसके बॉडी को सही तरीके से प्रिजर्व किया गया हो। और यही कारण था कि एंशिएंट इजिप्शियंस मरने के बाद अपने बॉडी को ममीफाई करवा के ऐसे बड़े बड़े पिरामिड्स में रखवाते थे ताकि उनका का उन्हें फिर से पुनर्जन्म दे सके। खैर, उपनिषद, एंशिएंट इजिप्ट और ग्रीस से हमें ये पता चलता है कि ये जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। और इंडिया में इसका जिक्र सिर्फ हिंदू रिलीजन में ही नहीं बल्कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म में भी मिलता है। और ऐसा माना भी जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे। वेल, इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। बट जब 1930s में शांति देवी का केस बाहर आया, जिनके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, तो दुनिया भर के लोगों को, इवन महात्मा गांधी जी को भी, जो इतना ज्यादा पढ़े लिखे थे और वो एक लॉयर भी थे, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि लॉयर वगैरह ऐसे फिक्शनल बातों में बिलीव नहीं करते, बट फिर भी महात्मा गांधी जी को भी ऐसा लगने लगा था कि सच में शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ है और इसलिए उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशन भी करवाई। बट आखिर शांति देवी में ऐसा क्या खास था कि लोग ये मानने पर मजबूर हो गए थे कि हाँ, शांति देवी का पुनर्जन्म ही हुआ है? आखिर क्या खास था इनमें? तो देखो, बात यह है कि 18 जनवरी 1902 को मथुरा के एक निवासी चतुर्भुज के घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था लुगड़ी। एंड 10 साल की उम्र में ही लुगड़ी का केदारनाथ चौबे से शादी हो गई। केदारनाथ मथुरा में एक कपड़े की दुकान चलाते थे और ये उनका दूसरा शादी था। जल्द ही लुगड़ी प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनका बच्चा मर गया। अगली बार लुगड़ी देवी फिर से माँ बनी थी 1925 में। इस बार भी ऑपरेशन करना पड़ा। बच्चे की जान तो बच गई लेकिन लुगड़ी देवी की जान नहीं बच सकी। खैर, उस दिन तारीख थी 4 अक्टूबर
और इसके ठीक 10 महीने और 7 दिन बाद एक लड़की पैदा होती है दिल्ली में बाबू रंग बहादुर के घर, जिसका नाम शांति रखा गया। अब शांति भी दूसरे बच्चों की तरह ही थी, बट जैसे ही वो बोलना शुरू की वो कुछ अजीब अजीब चीजें कहने लगी। जैसे कि वो अक्सर पूछती थी कि उसका पति कहाँ है, उसके बच्चे कहाँ हैं। और जब उससे पूछा गया कि कौन पति, तो शांति ने बताया कि उसका पति मथुरा में एक कपड़े की दुकान चलाता है। शुरू में रंग बहादुर जो उसके पिता थे, उन्होंने शांति की दिमाग की शरारत समझकर इग्नोर किया, लेकिन जब शांति बड़ी होती गई तो वो मथुरा के बारे में और ज्यादा बातें करने लगी। जब शांति 6 साल की हुई तो उसने बताया कि उसका ऑपरेशन के बाद मौत हो गया था और ये उनका पुनर्जन्म है। और जब 9 साल की हुई तो उसने अपने पापा से मथुरा जाने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि अब तक उसने कभी नहीं बताया था कि उसका पति का नाम क्या था। वो खुद को बस चौबेन कहती थी और अपने पिछले जन्म की कुछ डिटेल्स भी बताती थी। जैसे शांति ने बताया कि मथुरा वाले घर में एक छोटा सा कमरा था जहां उन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ पैसे छुपाए थे। शांति ने यह भी बताया कि मथुरा के घर के आंगन में एक कुआं हुआ करता था, जिसके बाद इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर शांति को उसके एलिजेड पिछले जन्म के पति वही कपड़े के दुकान वाले केदारनाथ चौबे से मिलाया गया। तो जैसे ही शांति ने केदारनाथ के बेटे को देखा तो उसको ये कहते हुए गले लगा लिया कि ये उसका बेटा है। दिल्ली में रहते हुए केदारनाथ ने एक रात शांति से अकेले में कुछ बातें भी की, जिसके बाद उन्हें विश्वास हो गया कि शांति ही लुगड़ी देवी है। जल्द ही ये बात पूरे देश में फैल गई और महात्मा गांधी जी के कानों तक पहुंच गई और ये इतना वायरल होने लगी कि महात्मा गांधी को इस केस की पड़ताल के लिए 15 लोगों का एक कमीशन बनाना पड़ा। ये कमीशन शांति को मथुरा लेकर गए, जहाँ पे शांति ने न सिर्फ केदारनाथ के परिवार को पहचाना बल्कि घर के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई। उसने घर की वो जगह भी दिखाई जहाँ पे वे पैसे छुपाया करती थी। इसके बाद शांति को लुगड़ी देवी के घर और मथुरा की तमाम जगह ले जाया गया एंड इसके बाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट छापी एंड कमीशन की इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया में काफी हल्ला हो गया। शांति देवी से मिलने कई विदेशी रिसर्चर्स आए और कई किताबें भी लिखी गई। अब अभी तक आपको भी लगने लगा होगा कि यार शांति देवी जी ने छोटी सी छोटी डिटेल बता दिया तो डेफिनेटली उनका पुनर्जन्म ही हुआ होगा, बट रियलिटी ऐसा नहीं था। रियलिटी तो कुछ और ही था। देखो, जब महात्मा गांधी जी इस केस में इन्वॉल्व हुए और इसके जांच के लिए जब 15 लोगों की एक कमीशन बनाई गई तो पूरे देश में इसकी खबर फैल गई। फिर लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। इसलिए जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी उनको ये जानने में बहुत मुश्किल होने लगा था कि क्या सच है और क्या झूठ है, और इसलिए इस केस को सॉल्व करना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा था। बट इस केस को एलेबोरेट स्टोरी टेलिंग और क्रिप्टोमनीजिया 2 पॉसिबल तरीके हैं जिससे सॉल्व किया जा सकता है और इन 2 तरीकों से किसी भी पुनर्जन्म के मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। देखो, इलेबोरेट स्टोरी टेलिंग का मतलब है आप कॉम्प्लेक्स डिटेल स्टोरीज बनाओ और बताओ जो रियलिटी पे बेस्ड हो। ये एबिलिटी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और दूसरों से सुनी या पढ़ी स्टोरीज और इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है। शांति देवी के केस में कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने पास्ट लाइफ की स्टोरी बनाई थी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड जो उन्होंने सुनी या पढ़ी थी। वैसे शांति देवी के केस में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था कि जो शांति देवी थी वो 6 साल की एज में ही अपने दिल्ली वाले घर से भागकर मथुरा चली गई थी। तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन किसी से सुनी हो या उनके हाथ में किसी की डायरी लग गई हो जिससे उनको ये सब बात पता चली। चलो मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो, शांति देवी जब अपने घर से भागकर मथुरा गई थी और जब वो वापस दिल्ली आई थी तब उनको अपने हस्बैंड का नाम नहीं पता था। उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम बताया था करीब 12 साल की एज में। तो ये कैसे हो सकता है कि शांति देवी को सब कुछ पता हो बट अपने हस्बैंड का नाम ही ना पता हो, और वो भी 12 साल तक। और वैसे भी इन्होंने कोई एकदम से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे दी थी अपने पास्ट लाइफ की, वो धीरे धीरे पूरी बात बाहर आई थी। तो ऐसा नहीं लगता कि ये इलेबोरेट स्टोरी टेलिंग ही हो, ऑफ कोर्स लगता है। खैर, शांति देवी के केस को क्रिप्टोमनीजिया से भी समझ सकते हैं। एक्चुअली क्रिप्टोमनीजिया एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें एक पर्सन अनकॉन्शियसली कुछ याद करता है अपने पास्ट से और उसको एक नया एक्सपीरियंस या मेमोरी समझता है। शांति देवी के केस में कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ या दूसरों की लाइफ से मेमोरीज एक्सेस की, मतलब किसी से सुनी या पढ़ी हुई चीजों से, और उन्हें अपनी पास्ट लाइफ की स्टोरी में इंक्लूड कर लिया। और शांति देवी के रीबर्थ को सिर्फ मैं ही गलत साबित नहीं कर रहा, बल्कि उसी टाइम के एक रिसर्चर बालचंद्र नाहत ने भी शांति देवी पर एक हिंदी पत्रिका छापी, पुनर्जन्म की पर्यालोचना, जिसमें निष्कर्ष देते हुए उन्होंने लिखा, शांति देवी पर जितने भी एविडेंसेस मौजूद है उससे ये कतई साबित नहीं होता कि उनकी पुनर्जन्म की बात सच है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि शांति देवी कोई इकलौती इंसान नहीं है जिन्होंने ये क्लेम किया कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, बल्कि पाइथागोरस, प्लेटो जैसे महान
फिलोसोफर भी री-इनकार्नेशन में बिलीव करते थे। बट अगर हम साइंटिफिक वे से देखें तो री-इनकार्नेशन इम्पॉसिबल है। किसी का आत्मा या दिमाग कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है? मतलब हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, याद रखते हैं, वो सब हमारे दिमाग से आता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कि सेल से बना है। एंड जब हमारा शरीर मरता है तो हमारा दिमाग भी मर जाता है और हमारी सोच, महसूस और यादें भी खत्म हो जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमारा जो दिमाग है या यूं कह लो आत्मा है वो किसी और बॉडी में समाकर हमारी पुरानी सोच, फीलिंग्स वापस से एक नए बॉडी में वापस से डाल सकती है। आपने बहुत बार ये सुना और देखा भी होगा कि किसी के सिर में चोट लगने से उसकी यादाश्त चली जाती है। तो सोच के देखो, किसी को एक चोट लग जाती है तो उसकी यादाश्त चली जाती है, और यहाँ पे तो किसी की डेथ हुई बॉडी के साथ माइंड डिकम्पोज हो गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी और की याद किसी और के ब्रेन में चला जाए, और इसलिए री-इनकार्नेशन साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। आज तक हजारों ऐसे केस आए हैं जिनमें लोगों ने ये क्लेम किया है कि उनका रीबर्थ हुआ है, बट जब डीपली इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि ये पुनर्जन्म की कॉन्स्पिरेसी झूठ थी। हाँ, किसी चीज को प्रेडिक्ट करना अलग चीज है, जैसे सिम्पसन ने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि एप्पल का विजन प्रो आएगा, ऐसे ही बहुत सारी चीजों की प्रेडिक्शन सिम्पसन्स कार्टून ने पहले ही कर दिया था। बट ये आखिर कैसे करता है, इसकी रियलिटी क्या है, लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।